नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 8 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। एडिटोरियल आज 4 हैं, जिसमें 2 आर्टिकल्स एडिशन को लेके हैं। रिसेंटली लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आज दोस्तों, तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेग्रीगेटेड टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल कंसाइज और प्रिसाइज वे में आपके लिए मैं लेके आया हूं। लेक्चर को शुरू करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली, तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इस पर्टिकुलर पीडीएफ को मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले ही अपडेट कर देता हूं। साथ साथ दोस्तों, जो लोग मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी ही हम अपने इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पहली न्यूज है, राजस्थान हाईकोर्ट रिजेक्ट्स डीएनए पैटर्निटी टेस्ट इन डिवोर्स केस। अक्सर क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं है और वो डिवोर्स के लिए फाइल करते हैं। डिवोर्स के लिए आज की डेट में फाइल होना एक बहुत कॉमन फिनोमिना हो गया है। बट ऑब्वियस सी बात है, जब डिवोर्स की फाइलिंग होती है तो सबसे ज्यादा आप कह लो इंपैक्ट आता है बच्चे के ऊपर। अगर उस पर्टिकुलर कपल का कोई बच्चा है तो उस बच्चे की जिंदगी हेल हो जाती, जो कि डेली के बेसिस पे वो देख रहा था कि उसके माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं या एक दूसरे के साथ रह नहीं रहे हैं। एक बच्चे के लिए जरूरी है कि माँ और बाप दोनों की परवरिश मिले। अब ये तो यहां होता नहीं इस बच्चे के लिए, उसके साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम्स हैं यहां पे डीएनए टेस्ट को सब्जेक्ट करना। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कौन से यूपीएससी पेपर के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, तो भैया एक तो हो गया आपका जीएस पेपर 2 फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जीएस पेपर 4 मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज किस हिसाब से, भाई समझिए दोस्तों क्या हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में क्या बोला कि डीएनए पैटर्निटी टेस्ट को आप एडल्ट्री प्रूव करने के लिए किसी भी केस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां पे हुआ क्या है कि एक कपल है, इस कपल की शादी हुई 2010 में, इनका बच्चा पैदा हुआ 13 अप्रैल 2018 को। जिस समय पे बच्चा पैदा हुआ उस समय पे माँ बाप दोनों साथ में रह रहे थे, लेकिन 2019 तक हस्बैंड वाइफ में बनी नहीं और वाइफ घर छोड़ के 2019 में चली जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो पहले जब शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बड़ा प्यार होता है, शादी भी बड़े तामझाम से होती है। बाद में जब डिवोर्स होता है तो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं दे सकते। तो अब उस कंटेक्स्ट में दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। वाइफ एलोमनी मांग रही है, हस्बैंड बोल रहा है कि इसका दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है, बहुत प्रकार के इल्जाम लगते हैं। तो इस केस में हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर इल्जाम लगा दिया एडल्ट्री का, ठीक है ना, और ये बोल दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है। तो मतलब इस हद तक यहां पे इल्जाम लगाए जाते हैं। और इसके लिए हस्बैंड कहता क्या है जाके कोर्ट में कि आप इस लड़के का, मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट करिए। इस डीएनए टेस्ट से यह पता चल जाएगा कि मैं इसका बायोलॉजिकल फादर हूं कि नहीं हूं। तो अगर मैं बायोलॉजिकल फादर नहीं हूं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वाइफ की एडल्ट्री प्रूव हो जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं ये लेके एक पर्टिकुलर आदमी पहुंच जाता है राजस्थान की हाईकोर्ट में। राजस्थान की हाईकोर्ट बोलती कि क्या मजाक चल रहा है भाई, तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ रहे हो तो बच्चे की पर्सनल फ्रीडम में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। डीएनए टेस्ट अगर बच्चे का कंडक्ट होगा तो उसकी मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट आएगा और उसके प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स यहां पे वायलेट होते हैं। एक तो तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में वैसे ही उसकी फिजिकल और मेंटल हालत खराब होगी, ऊपर से तुम ये डीएनए पैटर्निटी टेस्ट करवा रहे हो। तो डीएनए पैटर्निटी टेस्ट को एडल्ट्री प्रूव करने के लिए हर कंडीशन में अपने मन मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसा राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल चुकी है कि ये जरूरी नहीं है कि हर केस में आप डीएनए पैटर्निटी टेस्ट इस्तेमाल नहीं करोगे, ये केस टू केस बेसिस पे वेरी करेगा। तो एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट केस टू केस बेसिस पे परमिशन दे सकती है या परमिशन को डिसअलाउ कर सकती है पैटर्निटी टेस्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये जजमेंट्स ओवरऑल हमें मदद करते हैं अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए किसी पर्टिकुलर ऐसे वगैरह में। तो इंटरव्यू वगैरह में आप इन पॉइंट्स को कोट कर सकते हो कि हाँ भाई, जुडिशरी का अमूमन ये व्यू पॉइंट है कि एडल्ट्री का इल्जाम प्रूव करने के लिए बच्चे का डीएनए पैटर्निटी टेस्ट करवाना अमूमन हाई कोर्ट इस चीज के लिए मना ही करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आप कह लो अल्टरनेटिव व्यू दिया है, एक रिस्ट्रिक्टिव व्यू दिया है। फिर आगे, केरला के थिएटर्स इस समय पे बंद है मतलब कुछ दिन की स्ट्राइक पे हैं। केरला की जो थिएटर इंडस्ट्री बॉडी है वो चाहती है कि कोई एक पर्टिकुलर फिल्म ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो उससे पहले कम से कम 42 दिन तक तो थिएटर में रहे। तो मतलब एक पर्टिकुलर फिल्म शुरू में कम से कम 42 डेज तक थिएटर में रहे, उसके बाद ही उसकी ओटीटी रिलीज की परमिशन मिलनी चाहिए। खास बात दोस्तों यहां पे ये है, फिल्म
कहां पे रिलीज होगी, ओवरऑल कितने दिन तक थिएटर में दिखाई जाएगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फिल्म के प्रोड्यूसर्स के ऊपर, जिसने फिल्म को बनाया है। कई बार तो क्या होता है कि इन फिल्म के प्रोड्यूसर्स को OTT से बहुत अच्छे ऑफर मिल जाते हैं। कई बार तो आपको पता होगा कि एक एक फिल्म की राइट के लिए 200, 300, 500 करोड़ दे देते हैं। कौन? आपके ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म वाले। तो अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ZTV, सोनी लिव, आज तो पता नहीं कितने OTT चल रहे हैं, ठीक है ना, हॉटस्टार। तो ये OTTs पे फिल्म रिलीज हो, इससे पहले कम से कम वो 42 दिन तक, 42 दिन तक थिएटर्स में चले, ऐसा कुछ यहां पे डिमांड कर रहे हैं फिल्म एग्जीबिटर्स यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला। ये पर्टिकुलर ग्रुप है थिएटर्स का केरला के अंदर। इनका ये बोलना है कि एक फिल्म के रिलीज होने के बाद जब वो थिएटर में आती है तो कम से कम वो 42 डेज तक थिएटर में रहनी चाहिए, उसके बाद वो OTT में जानी चाहिए। मतलब यहां पे केरला की सरकार को नियम कानून बनाने को बोल रहा है FEUO के कि भाई ये प्रोड्यूसर्स OTT रिलीज ना कर पाए फिल्म का शुरू के 42 दिनों में। अब यहां पे OTT वाले क्या बोलेंगे? OTT वाले ये बोलेंगे, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म वाले, कि भाई जब एक फिल्म रिलीज होती है तो लोग उसको शुरू के कुछ दिनों में ही देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे मैं ही हूं, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टॉप गन मूवी देखनी थी, अभी जो लेटेस्ट वाली आई है टॉम क्रूज की, वो किस पे अवेलेबल थी? अमेजन प्राइम पे अवेलेबल थी। तो मैंने पेमेंट किया और उस पर्टिकुलर मूवी को देखा। ओके, तो कुल मिला के जब कोई एक पर्टिकुलर मूवी नई रिलीज होती है तो लोग कहीं ना कहीं उस मूवी को देखना चाहते हैं और शुरू में ही पर्टिकुलरली उस मूवी से पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि शुरू के 30, 40, 50 2 महीने बीत गए, दिन बीत गए, तो फिर होता यह है कि हाँ भाई उस मूवी के प्रति लोगों की जो इंटरेस्ट है कम होता जाता है, नई मूवीज आती जाती हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म वाले भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मूवी उनके प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और ये OTT प्लेटफॉर्म वाले प्रोड्यूसर्स को अच्छा खासा पैसा देते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स अपने जो फिल्म राइट्स हैं OTT वालों को दे देते हैं। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि फिल्म का जो निर्माता है, जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, वो अपनी मर्जी से अगर अपनी फिल्म के राइट्स OTT को दे रहा है तो ये थिएटर वाले कौन होते हैं इस चीज के अगेंस्ट बोलने के लिए? तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा दोस्तों, इन थिएटर वालों का कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है। इनका ये बोलना है कि भी 2018 करके एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी केरला के अंदर, ठीक है, 32 दिन तक वो थिएटर में रही और 32 दिन के बाद ही उसको OTT राइट्स दे दिए गए। तो यहां पे ये 42 डेज की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो केरला के फिल्म थिएटर्स वालों का बोलना है कि साहब देखिए, हर पर्टिकुलर टिकट पे 3 रुपया मार्क होता है फॉर द वेलफेयर पर्सन ऑफ नीडी आर्टिस्ट। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे नीडी आर्टिस्ट हैं जिनको ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री की मदद की जरूरत होती है। कभी कभी उनको रोल नहीं मिल जाते, उन्होंने लंबे समय तक इस आर्ट के फील्ड को अपना समय दिया है, तो ओवरऑल उनको वेलफेयर पेंशन उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो थिएटर में जब कोई आके टिकट खरीदता है तो ओवरऑल हर टिकट पे 3 रुपया इन नीडी लोगों को जाता है, तो इनका घर वगैरह चल सकता है। उसके साथ साथ यहां पे ये थिएटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है FEUO के, ये सरकार को क्या बोल रहा है कि देखिए साहब, अगर 42 दिन तक पूरी तरीके से ये 2018 मूवी सिर्फ थिएटर में चलती तो सरकार को 60 करोड़ रुपया और मिलता इंटरटेनमेंट टैक्स और GST। तो जल्दी OTT पे रिलीज कर देने से सरकार के GST और इंटरटेनमेंट टैक्स का नुकसान हो रहा है, समझ गए। और ये सब तब देखने को मिला जब हुआ ये दोस्तों कि 2018 फिल्म भी रिलीज हुई केरला में, फिर एक फिल्म है पचुवम अतबुथा विलकुरम। ये जो पर्टिकुलर मूवीज हैं ये डिजिटली रिलीज हो गई और इनके डिजिटल रिलीज होने के चलते हुआ ये है कि भाई OTT वालों को फायदा हुआ होगा, OTT वालों ने प्रोड्यूसर्स को पैसा दिया होगा, लेकिन लोकल लेवल पे थिएटर्स को नुकसान हुआ, सरकार को उतना टैक्स रेवेन्यू नहीं गया। तो इसीलिए यहां पे थिएटर वाले सरकार को स्ट्राइक करके बोल रहे हैं कि भाई आप इन प्रोड्यूसर्स को बोलो कि जल्दी OTT पे फिल्म रिलीज ना करें। लेकिन भाई सिंपल लॉजिक है, जिसने फिल्म बनाई है, जो प्रोड्यूसर है, निर्माता है, वो अपने हिसाब से अपने राइट्स को बेच सकता है। ये अलग बात है कि प्रोड्यूसर पहले थिएटर के साथ एक एग्रीमेंट करे और वो एग्रीमेंट 42 डेज या 2 महीने का हो, और एग्रीमेंट अगर बीच में तोड़ देता है प्रोड्यूसर तो यहां पे लीगल वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है। लेकिन प्रोड्यूसर के पास पूरे राइट्स होते हैं अपनी बनाई हुई फिल्म को अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने का, चाहे वो थिएटर में चलाए चाहे वो OTT में चलाए। अब समझ लो कोई एक फिल्म बनी, अब वो फिल्म का पहले ही अमेजन प्राइम वाला 500 करोड़ रुपया का राइट्स दे रहा है, तो वो सोचेगा ना फिल्म का निर्माता कि यार क्या ही करेंगे, थिएटर में रिलीज करके पता नहीं इतना पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, OTT वाला सीधे 500 करोड़ रुपए ले रहा है, ले लो। तो ऐसा भी होता है कई बार। इसका आपके बारे में, आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हम UPSC के पेपर के रिस्पेक्ट में देखें कि ये चीज कहां काम आएगी, तो दोस्तों GS पेपर 2 में एक
सब हेडिंग है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एम्ड एट डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन वाला जो हेड है जीएस पेपर 2 के अंदर, वहां इस पर्टिकुलर न्यूज को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। वोंट नोटिफाई फैक्ट चेकिंग यूनिट अंटिल जुलाई 10 सेंटर टू हाई कोर्ट। अब दोस्तों आपको पता होगा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आए थे 2021 में, उसके बाद इन रूल्स में एक अमेंडमेंट इशू किया गया 2023 में। इस 2023 के अमेंडमेंट ने ये बोला कि अनअप्रूव्ड ऑनलाइन गेम्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ ये बोला गया कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई जाएगी और वो फैक्ट चेकिंग यूनिट फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करेगी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उन न्यूज़ों को जो कि सरकार की पॉलिसी से रिलेटेड है। और अगर इस फैक्ट चेकिंग यूनिट को ये लगता है कि सरकार की पॉलिसी से रिलेटेड कोई फेक न्यूज किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट हो रही है, डिसेमिनेट हो रही है, तो भाई उसको बोला जाएगा इसको टेक डाउन करो। और अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेक डाउन नहीं करता है तो सेफ हार्बर प्रोविजंस यहां पे अप्लाई नहीं होंगे। सेफ हार्बर प्रोविजंस क्या होते हैं कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स अक्सर कर ये बोल के साइड हो जाते हैं एक लीगल बैटल से कि हमारे प्लेटफॉर्म पे तो एक थर्ड पार्टी ने कंटेंट डाला है। समझिए, फेसबुक हो गया, अब फेसबुक पे मैं जाके मतलब कंटेंट को देख रहा हूं और आप मेरा ही कोई स्टूडेंट उस कंटेंट को पोस्ट कर रहा है, समझ गए बात को, तो फेसबुक बोलेगा ना कि भाई कोई दूसरा पोस्ट कर रहा है, थर्ड पार्टी पोस्ट कर रही है, मैं क्या करूं। तो बेसिकली थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन सेफ हार्बर क्लॉज अवेलेबल है आईटी एक्ट में, ठीक है ना। अब ये सेफ हार्बर क्लॉज का बेनिफिट एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास नहीं रहेगा अगर सरकार द्वारा अपॉइंटेड फैक्ट चेकिंग यूनिट ये बोल देती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि ये कंटेंट सही नहीं है, फेक है, इसको हटाओ, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको नहीं हटाती है। तो इस कंटेक्स्ट में बहुत सारी कोर्ट्स में केसेस फाइल हो गए हैं कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट रूल 2023 सही नहीं है। ऐसा ही अगर आप देखो तो एक केस बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल हुआ है और बहुत से और केसेस फाइल किए गए हैं दोस्तों। अगर आप देखो तो एक पॉलिटिकल सैटिरिस्ट कुणाल कामरा, ये भी यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स अमेंडमेंट रूल्स 2023 को चैलेंज कर रहे हैं। उसके साथ साथ देखो तो और कुछ पब्लिकेशंस ने यहां पे इसको चैलेंज किया है। फॉर एग्जांपल पेटिशंस फाइल हुई हैं एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स के द्वारा। ये नए 2023 के अमेंडमेंट रूल्स को वायलेशन की बात हो रही। तो चूंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में केसेस अभी के लिए जारी है, इसीलिए केंद्र की सरकार भी ये बोल रही है कि ठीक है, ये जो केस है पर्टिकुलरली सब जुडिस है, इसलिए हम 10 जुलाई तक ओवरऑल ये फैक्ट चेकिंग यूनिट कंप्राइज नहीं करेंगे। पहले 21 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बोला था कि हम फैक्ट चेकिंग यूनिट को 5 जुलाई तक कंप्राइज नहीं करेंगे। अब इन्होंने बोला है हम 10 जुलाई तक कंप्राइज नहीं करेंगे। मतलब कोर्ट को यहां पे सरकार एक प्रकार से काम दे रही है कि ठीक है भाई, हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट अगर आपके पास कोई पिटीशन आई है तो आप उस पिटीशन पे डिसीजन ले लो, फिर हम पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन यहां पे कोर्ट को जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। अब कोर्ट यहां पे 1.5-2 साल लगा दे तो सरकार फैक्ट चेकिंग यूनिट ना बनाए, ऐसा नहीं होने वाला। सरकार एक लिमिट तक ही रुकेगी और उसके बाद उस फैक्ट चेकिंग यूनिट को कंप्राइज करेगी। आपका इसके बारे में, इस फैक्ट चेकिंग यूनिट के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आगे बात करते हैं एक और चीज। ये जो 2023 का अमेंडमेंट है, इसको इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट है, इसको 2023 के अमेंडमेंट में जरूरत से ज्यादा ताकत दे दी गई है। मतलब सरकार से रिलेटेड कोई भी बिजनेस अगर है तो उस कंटेक्स्ट में उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। एनी बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो एनी बिजनेस में एक बहुत वाइड स्कोप दे दिया गया है यहां पे किसको, सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट को, कंटेंट को हटाने का, कंटेंट को रिमूव करने का, जो अपने आप में एक बड़ी ताकत माना जा रहा है। इससे गवर्नमेंट को अनचेक्ड पावर मिलती है, तो इसलिए इसको यहां पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फिर दोस्तों रिसेंटली आज ही सुबह मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया जहां पे मैंने आपको बताया है कि इंडिया ने अपनी शर्तों पर 6 सबमरीन्स को $5.2 बिलियन लगभग 45,000 करोड़ के खर्चे पे इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट उठाया एक जर्मन कंपनी से। इसके लिए भारत की तरफ से शिप बिल्डर कौन होगा, मझगांव डॉक्स। तो जो पब्लिक सेक्टर डिफेंस शिपयार्ड से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि मुंबई में है, वो इस पर्टिकुलर सबमरीन्स को बनाएगा। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, जर्मन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम। थाइसेनक्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है जर्मनी की, उसके मरीन सिस्टम वाले यूनिट की तरफ से ये टेक्नोलॉजी आएगी। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन हो गया मझगांव डॉक और थाइसेनक्रुप के बीच में।
यहाँ पे ये दोनों कंपनीज पार्टनर करेंगी इन सबमरीन प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जर्मन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बोरिस पिस्टोरियस। तो बोरिस पिस्टोरियस रिसेंटली आए थे और उनके प्रेजेंस में एग्रीमेंट साइन हुआ। तो भाई बोरिस पिस्टोरियस, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर कौन है। ये सब जो वन लाइनर टाइप के कुछ सवाल, कुछ ये एग्जाम्स होते हैं, वहां पे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75I के अंदर, जिसको 2007 में शुरू किया गया था, उसके अंदर ही ओवरऑल 45,000 करोड़ के खर्चे पर ये 6 सबमरीन्स बनाने की बात की जा रही है। 2017 से एक्टिवली सरकार किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढ रही है जो अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को देने को तैयार हो। पहले फ्रांस के नेवल ग्रुप कंपनी ने मना किया, फिर रशिया ने यहां पे मना किया, लेकिन फाइनली जर्मनी ने यहां पे हाँ बोला है। और अपने आप में इंडिया के लिए एक बहुत पॉजिटिव फैक्ट है, क्योंकि इंडिया को स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन टेक्नोलॉजी मिलेगी। ये अलग बात है दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में आराम से 10 साल लग जाएंगे, 10 ईयर्स, लेकिन 10 to 15 ईयर्स के बाद भी अगर इंडिया को ऐसी टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाता है कि सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी फॉरेन प्लेयर पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, तो वो भी इंडिया के लिए एक बहुत विन विन सिचुएशन होगी। ये अपने आप में इंडिया के लिए एक बहुत फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ठीक है भाई, आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हो। यहाँ पे आगे चलते हैं। एयर इंडिया सेंड्स फेरी फ्लाइट टू रशिया फॉर 216 पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड आफ्टर इंजन स्नैक। देखिए, एक पर्टिकुलर कह लो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट ये उड़ के जा रहा था इंडिया से, कहां, यूएस के सैन फ्रांसिस्को यूएस के वेस्टर्न कोस्ट पे आता है, लेकिन इसको यहां पे एक डाइवर्जन लेके रशिया के मगादान वाले एयरपोर्ट पे उतरना पड़ा। रशिया का मगादान जो प्रोविंस है वो आउटस्कर्ट्स में कहीं पे पड़ता है। हुआ ये था कि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में एक स्नैग आ गया और उस स्नैग के चलते एक टेक्निकल फॉल्ट था, तो इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी बेसिस पे लैंड करना पड़ गया। तो ये जो AI-195 एयरक्राफ्ट है ये पहुंच गया रशिया मगादान। अब एयर इंडिया की एक नई फ्लाइट भेजी जा रही है इन पर्टिकुलर पैसेंजर्स को वापस सैन फ्रांसिस्को पहुंचाने में। ठीक है, तो ये एक छोटी सी न्यूज है। अब आप बोलोगे सर इस न्यूज का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, ऑब्जेक्टिव इस न्यूज का ये है कि एक बात तो मगादान की लोकेशन देख लीजिए। रशिया का मैप देख रहा है तो रशिया के ईस्ट में आपको ये जो लाल रंग की प्रोविंस दिख रही है ये इनकी मगादान प्रोविंस है, और इस मगादान प्रोविंस के साउथ में कहीं पे इनका ये मगादान आप कह लो पोर्ट है और यहीं पे इसका एयरपोर्ट है। अगर आप देखो तो कामचटका जो पेनिनसुला है उसके साइड में ही, मतलब इसको एक वाटर बॉडी यहां पे सेपरेट करती है, तो ये मगादान प्रोविंस है और ये कामचटका पेनिनसुला है यहां पे। अब इससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे मैं पूछूंगा, साइंटिफिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों। अगर मान लीजिए इंडिया से फ्लाइट उड़ के जाती है यूएस में, वैसे मैं बता दूं पहले कि इस पर्टिकुलर नक्शे में इंडिया के मैप को गलत दिखाया गया है। इंटरनेशनल एजेंसीज जब नक्शा बनाती हैं तो अक्सर कर मैप को गलत दिखाती हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान दिखा देंगे, अक्सई चीन को चाइना का पार्ट दिखा देंगे, जबकि मैप थोड़ा बड़ा है, इंडिया का हिस्सा काफी बड़ा और इंडिया का हिस्सा आगे बढ़ेगा। बहरहाल, अगर इंडिया से फ्लाइट यूएस जानी है तो देखिए दो प्रकार के रूट्स हैं, एक तो उड़ के ऐसे जा रही है, दूसरा उड़ के ऐसे जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये फ्लाइट सीधे उड़ के क्यों नहीं जा रही सैन फ्रांसिस्को, ये रूट क्यों अपना रही है, ये पोल्स के पास से, नॉर्थ पोल के पास से उड़ के यूएस में क्यों जा रही है? इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सोच के दो। अगर इंडिया से यूएस उड़ती है फ्लाइट तो चाहे वो ईस्टर्न मतलब आपके लिए रास्ता लेके जाए, चाहे वो वेस्टर्न रास्ता लेके जाए, वो पहले उड़ के पोल्स के पास क्यों जाती है? ऐसा तब नहीं होता जब हमको यूरोप जाना, क्योंकि यूरोप तो पहले ही आ जाता है ना। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, आपको यूएस जाना है तो पूरा का पूरा आप कह लो अरेबियन सी क्रॉस करना पड़ेगा, अटलांटिक ओशन क्रॉस करना पड़ेगा, इधर पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करना पड़ेगा। तो बेसिकली ओशन को सीधे क्रॉस ना करके ये नॉर्थ पोल से थ्रू होते हुए फ्लाइटें जाती हैं। इनका रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब हम जाते हैं दोस्तों अपने एडिटोरियल एनालिसिस में। आज के एडिटोरियल एनालिसिस में दो आर्टिकल्स तो दोस्तों सेडिशन के ऊपर ही है। तो सबसे पहले सेडिशन के रिस्पेक्ट में इन दोनों आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन आई और इस रिकमेंडेशन ने यह बोला है कि ऑफेंस ऑफ सेडिशन को पीनल लॉ से हटाने की जरूरत नहीं। सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड को आप हमारे लॉ बुक में रखो, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत लंबे समय से इंडिया के अंदर यह डिमांड हो रही है कि सेडिशन लॉ को भारत के स्टैट्यूट से हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि सरकार इसका गलत प्रकार से इस्तेमाल करती है, ऐसा कुछ यहां पे बोला जाता है। और इस पर्टिकुलर सेडिशन लॉ के अंदर ये लिखा है कि स्पीच और राइटिंग को क्रिटिसाइज किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि कोई भी स्पीच और राइटिंग जो हेट्रेड या कंटेम्प्ट लेके आ सकता है गवर्नमेंट स्टैब्लिश बाय लॉ के अगेंस्ट, उसको ओवरऑल इस सेडिशन लॉ के अंदर चेक किया जा सकता है। और सेडिशन लॉ की वैलिडिटी को 1962 में अपहेल्ड भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले चलते हैं, बड़ा आर्टिकल लिखा है आज मिस्टर पीडीटी आचार्य साहब ने, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा। यहां पे उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से इस पर्टिकुलर सेडिशन लॉ के हिस्ट्री को भी समझा रखा है। इसको यहां पे मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। देखिए, 279th रिपोर्ट आई लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है ना। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पे क्या रिकमेंड किया कि भाई आप सेडिशन लॉ को ओवरऑल रिटेन कर लो हमारे स्टैट्यूट में, ठीक है। चूंकि ये सेडिशन लॉ डील करता है नेशनल सिक्योरिटी के साथ, ऐसा लॉ कमीशन ने यहां पे बोला। 124A सेक्शन की बात की जाए तो ये सजा कितने समय की सुनाता है? 3 साल की मिनिमम सजा का प्रावधान है इसके अंदर। लॉ कमीशन यहां पे क्या बोल रहा है कि 124A सेडिशन के अंदर मिनिमम सजा का प्रावधान 7 साल का होना चाहिए। खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जितनी भी एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग्स थी सेडिशन लॉ को लेके और जितनी भी फ्रेश प्रोसीडिंग्स थी उनके रजिस्ट्रेशन को रोक दिया था। कौन से केस में? एसजी वोम्बटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को यह बोला कि भाई हम सेडिशन लॉ को चेंज करने की, रिव्यू करने की बातचीत करने, क्या है 2022 तक हमारे देश के बहुत से हाई कोर्ट में इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी पिटीशन सेडिशन लॉ के मिस यूज को लेकर फाइल हो गई। बहुत सारे लोग ये क्लेम करने लगे कि भारत सरकार गलत तरीके से सेडिशन लॉ का इस्तेमाल कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया भारत सरकार से, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हम सेडिशन लॉ को रिव्यू कर रहे हैं। तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी के लिए सेडिशन लॉ के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है उनको कुछ समय के लिए रोक दो और नए केसेस सेडिशन लॉ के अंदर रजिस्टर मत करो। फाइनली यहां पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है और यह बोला जाता है कि नहीं भाई, सेडिशन लॉ इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और 124A के अंदर जो मिनिमम सजा का प्रावधान है 3 साल का, उसको कम से कम 7 साल का करो। अब हम सेडिशन लॉ की हिस्ट्री को समझते हैं इंडिया के अंदर। सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड को इनकॉर्पोरेट किया गया था 1870 में। यह उन लोगों की आवाज को दबाने के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया था जो कि ब्रिटिश राज के अगेंस्ट बोला करते थे। सरकार उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन ले सकती थी इस सेडिशन लॉ के अंदर। तो सेक्शन 124A क्लियरली रिवील करता था कॉलोनियल गवर्नमेंट के इंटेंशंस को। मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट का यह था कि इंडियंस अगर कोई भी सरकारी पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो सेडिशन लॉ के अंदर उनको उठा के जेल में डाल देंगे। तो खास बात दोस्तों ये है कि ये जो सेडिशन लॉ है ना 124A, ये एक ऑफेंस हमारे देश के अगेंस्ट नहीं है, तो इंडिया के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं है सेडिशन लॉ, ये सरकार के अगेंस्ट ऑफेंस है। तो इस सेडिशन लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि बेसिकली वो जो हेट्रेड या कंटेम्प्ट लेके आता है सरकार के अगेंस्ट, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ के अगेंस्ट, ना कि कंट्री के अगेंस्ट, उसको ट्राई किया जाएगा 124A के अंदर। तो ये जो सरकारी लॉजिक है कि हम सेक्शन 124A के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज को कर्ब कर रहे हैं, ये लॉजिक यहां पे गलत हो जाता है, ऐसा पीडीटी आचार्य साहब बोल रहे हैं। पीडीटी आचार्य साहब बोल रहे हैं कि सेडिशन लॉ इज फॉर पीपल हु आर एक्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नॉट द कंट्री। समझ गए? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर गवर्नमेंट कंट्री तो हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों के हिसाब से चीजें सही नहीं है। ये देखिए, बात ये है इंडिया के अंदर जो भी सरकार बनी, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी, उसके साथ कोई आइडियोलॉजिकल सिंक्रोनाइज्ड होगा, कोई सिंक्रोनाइज नहीं होगा। तो अगर आप उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड हो तो आप बोलोगे कि भाई प्रेजेंट सरकार तो प्रो नेशनल काम कर रही है, इसके अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो? और कुछ लोग बोलेंगे नहीं प्रेजेंट सरकार बेकार है भाई, इसके अगेंस्ट बोलना जरूरी है। तो वो आपके पॉलिटिकल व्यू पॉइंट पर डिपेंड करता है। समझ गए? तो ये जो ऑफेंस है, ये ऑफेंस क्या करने की कोशिश कर रहा है? उन लोगों को पनिश करने की कोशिश कर रहा है जो कि हेट्रेड और कंटेम्प्ट लेके आते हैं, डिसअफेक्शन कॉज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ द डे को। ठीक है ना भाई? अब भाई देखिए, ब्रिटिश पीरियड के समय पे सेडिशन को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता था, इसके लिए 2 केसेस अवेलेबल हैं। एक केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक 1897, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाल गंगाधर तिलक को गिल्टी माना सेडिशन का। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में, जो कि एक मराठी वीकली थी, शिवाजी को इन्वोक किया और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट डिसअफेक्शन कॉज किया। तो यहां पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जज था स्ट्रैची, जो कि इस जजमेंट को ड्राफ्ट कर रहा था, उसने बोला कि भाई सेडिशन का मतलब केवल ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कुछ बोल के एक वायलेंट रेवोल्यूशन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक म्यूटिनी करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो रेबेलियन करने की कोशिश कर रहा है।
मतलब सिर्फ म्यूटनी करेगा और रेबेलियन करेगा इसीलिए आप सेडिशन के चार्जेस लगाओगे, ऐसा नहीं है। मतलब बाल गंगाधर तिलक साहब यहां पे म्यूटनी या रेबेलियन नहीं कर रहे थे, खुद यहां पे जज ने बोल दिया कि बाल गंगाधर तिलक जी सिर्फ यहां पे ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट एक खराब फीलिंग लाने की कोशिश कर रहे थे, एक बैड फीलिंग लाने की कोशिश कर रहे थे। और अगर आप सरकार के अगेंस्ट भी बैड फीलिंग लाने की बात करते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप म्यूटनी लाना चाहते हो और नहीं लाना चाहते हो, तो भी आपको सेडिशन के अंदर चार्ज किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि ये कॉलोनियल सेडिशन लॉ कितना खतरनाक था, कितना ड्रैकोनियन था, कितना क्रूअल था। जी हां दोस्तों, मतलब साफ साफ यहां पे जज ने बोल दिया, स्ट्रैची ने, बॉम्बे हाई कोर्ट के, कि भाई आप म्यूटिनी और रिबेलियन कोशिश नहीं कर रहे हो करने की, तब भी आप केवल सरकार की इमेज खराब करना चाहते हो ना, उसके बेसिस पे भी आपके ऊपर जो सेडिशन लॉ है वो प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आता है केस निहारेंदु दत्त मजुमदार एंड अदर्स वर्सेस एम्परर। इस पर्टिकुलर केस को भी फेडरल कोर्ट ने, अच्छा मैं ये बात बता दूं, ये जो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक 1897 में स्ट्रैची ने जो यहां पे आर्गुमेंट दिया ना सेडिशन के रिस्पेक्ट में, इस आर्गुमेंट को लंदन में जो प्राइवी काउंसिल बैठता था, जो कि सबसे हाईएस्ट एपेलेट अथॉरिटी थी, उसने एक्सेप्ट किया था। मतलब सेडिशन के चार्जेस एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट तब लाए जा सकते हैं जब वो सरकार के रिस्पेक्ट में बैड फीलिंग्स प्रमोट कर रहा हो, चाहे वो म्यूटिनी करना चाहे चाहे ना करना चाहे। म्यूटिनी रेबेलियन जो करता था तो उसको तो उड़ा देते थे, वो पकड़ के सीधे ही उड़ा देते थे, फांसी पे चढ़ा देते थे। सिर्फ अगर सरकार के अगेंस्ट कुछ बोल भर दिया, कुछ भी गलत फीलिंग दी, तो 3 साल के लिए तो कम से कम अंदर जाओगे। उसके बाद एक केस आता है निहारेंदु दत्त मजुमदार एंड अदर्स वर्सेस एम्परर। इस पर्टिकुलर केस में एक्यूज्ड मजुमदार को छोड़ दिया सर मॉरिस गौर, जो कि चीफ जस्टिस थे। उन्होंने क्या बोला उस समय की जो फेडरल कोर्ट, जो कि आज की सुप्रीम कोर्ट है, कि पब्लिक डिसऑर्डर और द रीजनेबल एंटिसिपेशन और लाइक्लीहुड ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर इज दस द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस। मतलब यहां पे मजुमदार को छोड़ते हुए सर मॉरिस गौर क्या बोल रहे हैं फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस की, अरे भैया अगर पब्लिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना, तो जाके आप यहां पे सेडिशन का लॉ लगाओगे, सिर्फ बैड फीलिंग्स के लिए आप सेडिशन का लॉ नहीं लगाओगे। तो बेसिकली जो सर मॉरिस गौर चीफ जस्टिस का जो जजमेंट था वो पुराने जजमेंट के अगेंस्ट जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी वाले जजमेंट के अगेंस्ट जाता है। चूंकि तिलक साहब के ऊपर तो सिर्फ ये बोला गया था कि आप म्यूटिनी रेबेलियन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट बैड फीलिंग ला रहे हैं, इसलिए सेडिशन प्रूव होता है। उसको प्राइवी काउंसिल ने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन इसके अगेंस्ट व्यू पॉइंट दिया मजुमदार के डिसीजन में सर मॉरिस गौर ने। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि प्राइवी काउंसिल के जजमेंट को मॉरिस गौर के सामने नहीं रखा गया। अगर प्राइवी काउंसिल का जजमेंट जो अपेलेट अथॉरिटी दी वो मॉरिस गौर के सामने रखा जाता, तो यहां पे मॉरिस गौर मजुमदार को छोड़ते नहीं, उल्टा ओवरऑल सेडिशन को ये बोल देते कि हाँ भाई सरकार के अगेंस्ट बैड फीलिंग की सेडिशन है, पब्लिक डिसऑर्डर वाला कोई सीन नहीं है। तो इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि कॉलोनियल सेटअप के अंदर ओवरऑल सिर्फ सरकार के अगेंस्ट बैड फीलिंग भर लेके आना ही सेडिशन था। अब आ जाते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में। इंडिपेंडेंट इंडिया में 1962 में आता है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, जिसमें साफ साफ यहां पे ये बोला गया कि हाँ भाई सेडिशन ठीक है, सेडिशन स्टैट्यूट पे रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेडिशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। 2 रीजंस के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड बताया सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन को। एक, सेडिशन दो एन ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द स्टेट बिकॉज द गवर्नमेंट इज अ विजिबल सिंबल ऑफ स्टेट and existence of the state will be in jeopardy if the government is subverted। मतलब देखिए, कंट्री और सरकार, अब बेसिकली कंट्री का फेस तो सरकार ही है ना, इसी कंट्री के लोगों ने वोट डाल के सरकार को चुना है, तो बेसिकली इस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है सरकार। तो अगर आप सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हो तो बेसिकली आप कंट्री के अगेंस्ट ही बोल रहे हो। ये लॉजिक यहां पे दे दिया किसने? आपका सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ जजमेंट में 1962 में। उसके बाद यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इंपोजेस रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट व्हिच इज वाइडर एम्पलीट्यूड एंड व्हिच इंक्लूड्स लॉ एंड सेडिशन। तो 19 क्लॉज 2 के अंदर जो कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें सेडिशन भी आता है। तो सेडिशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन यहां पे जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था 1962 में, ऑथर का यह बोलना है कि कुछ हद तक जो बॉम्बे हाई कोर्ट के स्ट्रैची ने किया था ना 19th सेंचुरी में, कुछ वैसा ही है। मतलब यहां पे 1962 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि सेडिशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करता है, कहीं ना कहीं उसको स्ट्रैची के साथ कंपेयर कर रहे हैं ऑथर यहां पे कि हाँ भाई बाल गंगाधर तिलक साहब के अगेंस्ट जो लॉजिक दिया था कि सिर्फ
सरकार के अगेंस्ट बोल देने भर से, उसके लिए बैड फीलिंग लाने भर से सेडिशन को आप अपहेल्ड करते हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट का 1962 का जजमेंट केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी कुछ कुछ स्ट्रैची जैसा काम ही कर रहा है। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है दोस्तों। वो अलग बात है कि 1962 में जिस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और 2023 का जो सोशल फैब्रिक है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज की डेट में सेडिशन के लॉ को इस्तेमाल थोड़ा संभल के करना चाहिए। अब देखिए, जो देश के अगेंस्ट काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अमृतपाल सिंह जैसे लोग, इनके खिलाफ तो सेडिशन का लॉ लगाया ही जाएगा ना। लेकिन हां, सिर्फ पॉलिटिकल बायस के बेसिस पे उठा के आप सेडिशन का लॉ लगाने लगो, वो ठीक नहीं है। तो ऑथर एंड में यहां पे यही बोल रहा है कि जो लॉ कमीशन यहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सिटीजंस को पनिश करने की बात कर रहा है इंक्रीज्ड इंसर्जेंसी के बीच में, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो डिसअफेक्शन है इसको पनिश करने की बात कर रहा है सेडिशन को अपहोल्ड करके। ये लॉजिक लॉ कमीशन का बिल्कुल एब्सर्ड है, गलत है, बकवास किया है यहां पे लॉ कमीशन ने। यहां पे लॉ कमीशन ने एक और ऐसी बकवास कर दी कि 3 साल की मिनिमम सजा को 7 साल करना प्रपोज किया है। तो लॉ कमीशन के सारे रिकमेंडेशंस एब्सर्ड हैं, ऐसा कुछ यहां पे पीडीटी आचार्य साहब बोल रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है दोस्तों? कोई इंटरव्यूअर आपके रिस्पेक्ट में ओवरऑल पूछता है तो आप क्या बोलोगे? मेरे हिसाब से इसका एक बहुत सिंपल जवाब बनता है दोस्तों। देखिए, सेडिशन लॉ अगर आप स्टैट्यूट में रखते भी हो, एक चीज ये बोली जा सकती है कि सेडिशन लॉ 124A को रिपील कर दिया जाए, और रिपील करके इस 24A में एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म आना चाहिए जिसमें एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट कमिटी इस बात को डिसाइड करेगी कि हाँ भाई, ये पर्टिकुलर फैक्ट सेडिशन के अंदर आता है या नहीं आता है। और बेसिकली सरकार के अगेंस्ट बोलना सेडिशन नहीं होना चाहिए, देश के अगेंस्ट बोलना सेडिशन होना चाहिए। और सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हो या देश के अगेंस्ट कौन बोल रहे हो, ये कौन डिसाइड करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट या ECI जैसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसके लिए बनाई जा सकती है। कुछ इस प्रकार का सजेशन आप अपने इंटरव्यू में या अपने मेंस के आंसर में दे सकते हो। ना ही सेडिशन लॉ को पूरी तरीके से सपोर्ट करना, ना ही सेडिशन लॉ को पूरी तरीके से अगेंस्ट करना, क्योंकि सपोर्ट और अगेंस्ट ब्लैटेंट तरीके से इस प्रकार से व्यू पॉइंट देने से आपके पॉलिटिकल परसेप्शन बिल्कुल एविडेंटली सामने दिखने लगते हैं। तो बेटर ये कि आप बीच का रास्ता बताओ, उसको प्रॉपर तरीके से अमेंड करने का रास्ता बताओ। अगले एडिटोरियल पे आ जाते हैं, बिल बोर्ड्स को रेगुलेट करना। जब बड़े बड़े शहरों में आप जाते हो, छोटे शहरों में भी दोस्तों, सड़कों के किनारे, हाईवे पे, और आपको बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट के बैनर नजर आ जाते हैं। तो ये जो जाइंट आउटडोर बिलबोर्ड्स होते हैं ना, अक्सर कर ये क्रैश कर जाते हैं, लोगों के लिए डेथ ट्रैप्स बन जाते हैं अर्बन एनवायरनमेंट में। इससे रिलेटेड न्यूज हम सुनते ही रहते हैं। जैसे कोयंबटूर में पिछले हफ्ते 3 वर्कर्स की मृत्यु हो गई क्योंकि फॉलिंग स्टील फ्रेम्स के नीचे वो दब गए थे। तो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स अक्सर कर होते रहते हैं, और जब भी इस प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, सरकार तुरंत बोलती है कि ये जो पर्टिकुलर होल्डिंग्स थे वो इलीगल थे। लेकिन सरकार इनको हटाने के लिए क्या कर रही है? कोयंबटूर तमिलनाडु में जब ये इंसिडेंट हुआ, उससे पहले ही अभी अगर आप देखो तो अप्रैल 2023 में तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडी रूल्स 2023 आए हैं, और उन रूल्स में साफ साफ बोला हुआ है कि होर्डिंग्स, बैनर्स और प्ले कार्ड्स की प्रॉपर लाइसेंसिंग होगी। लेकिन उसके बावजूद भी शहरों में, खासकर तमिलनाडु के शहरों में, ये बिल बोर्ड्स, ये होर्डिंग्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, मशरूम कर रहे हैं। इनको रोक पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। ठीक है, मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रैल में साफ साफ बोला था कि ये रूल्स नोटिफाई किए गए। कौन से रूल्स? तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडी रूल्स 2023 नोटिफाई किए गए हैं कि भाई इंश्योर किया जा सके कि अनऑथराइज्ड बिलबोर्ड्स ना अलाउ किए जाएं। उसके बावजूद भी कोयंबटूर में अलाउ किए गए, वो गिर भी गया, यहां पे लोगों की जान भी चली गई। पिछले 2 डेकेड से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस पूरी तरीके से फेल हो गई हैं कर्व करने में अनलाइसेंस्ड होर्डिंग्स को। अक्सर कर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, और वो थोड़े बहुत करेक्टिव एडिशंस जुडिशरी के द्वारा लिए जाते हैं, या फिर कोई बड़ा फैटल एक्सीडेंट हो जाता है तब लिए जाते हैं। नहीं तो नॉर्मल कोर्स में ये बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाना एक पॉलिटिकल नेसेसिटी सी बन गई है। तमिलनाडु और उसकी कैपिटल चेन्नई में हजारों की तादाद में अनऑथराइज्ड होर्डिंग्स हटाए गए थे 2008 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे डायरेक्शन दिया। और जब ये होर्डिंग हटाए गए तब दिखा कि पीछे कितना अच्छा ग्रीन लैंडस्केप और अर्बन स्काईलाइन दिख रही है। लेकिन बाद में फिर से ये होर्डिंग्स यहां पे लगाए जाने लगे। चेन्नई के अंदर तो स्पेसिफिकली दोस्तों, जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके इतने होर्डिंग नजर आएंगे। जो मैं आपको बताऊं, मेरी पहली नौकरी 2015 में चेन्नई में लगी थी। मैं यूपी से चेन्नई गया था, तो यूपी में होर्डिंग्स लगती हैं, बट चेन्नई में तो अलग लेवल होर्डिंग्स थी, हर जगह पे होर्डिंग्स थी। मतलब होर्डिंग्स से ऐसा लगता है कि मेस्मराइज्ड है ओवरऑल तमिलनाडु के लोग और पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने बड़े बड़े लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्शंस लगा रखे हैं, फ्लेक्स बैनर्स के फॉर्म में, इल्यूमिनेटेड कटआउट्स के फॉर्म में। चेन्नई में 2019 में एक यंग वुमेन स्कूटरिस्ट की जान चली गई एक रोड एक्सीडेंट में, क्योंकि वो एक बैनर से लड़ गई थी। वो बैनर एक पॉलिटिकल पार्टी का लड़ाया हुआ था। उसके बाद काफी बवाल हुआ, उस बैनर को हटाया गया, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग हुई, और फिर सब लोग भूल गए।
पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स और कार्टर्स इन बैनर्स को मशरूम करने देते हैं और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विल यहां पे नहीं होती लीगल और ऑल वेदर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करने में। बस ठीक है, लगा दिए हैं बिलबोर्ड्स, हाँ हो गया एक्सीडेंट हो गया, उस समय पे हटा देंगे, थोड़ी पॉलिटिक्स कर देंगे। और देखिए, जब तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस इन बिल बोर्ड्स को लगाने पे आमादा है तो म्युनिसिपल अथॉरिटी क्या ही कर लेंगी। जब राज्य की सरकार ओवरऑल यहां पे इन बिल बोर्ड्स को लगा रही है, प्रमोट कर रही है, इनके पॉलिटिशियंस प्रमोट कर रहे हैं, तो नीचे के लेवल पे पॉलिटिकल जो आप कह लो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज म्युनिसिपैलिटी में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इन ऑथराइज्ड या फिर अनऑथराइज्ड बिल बोर्ड्स को इंस्पेक्ट करना, इनके अगेंस्ट एक्शन लेना, अनस्टेबल इलीगल वंस को हटाना, ये बहुत जरूरी है। जुडिशरी समय समय पे इसको लेके कुछ करेक्टिव कोर्सेज रिकमेंड करती रहती, लेकिन वो करेक्टिव कोर्सेज ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होते नहीं है। तो जरूरत यह है कि वॉलेटर्स को यहाँ पे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दिया जाए। अगर डेथ होती है तो प्रॉपर ग्रेव चार्जेस लगाए जाने चाहिए, ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और कंपनसेशन रिकवर करना चाहिए उनसे जिन्होंने यहाँ पे ओवरऑल ये बिल बोर्ड लगाया। साथ साथ जिन ऑफिशियल्स ने यहाँ पे एक्शन नहीं लिया उनको भी यहाँ पे आपको ट्राई करना चाहिए। खास बात यह है कि रोड पे जो लोग चल रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन बिल बोर्ड से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनका ड्राइवर रिस्पॉन्स टाइम इफेक्ट होता है, व्हीकल का लेटरल कंट्रोल इफेक्ट होता है, सिचुएशनल अवेयरनेस उनकी कम होती है। तो जो एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट है ना, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये फैसेट भी इंक्लूड होना चाहिए कि इन बिल बोर्ड्स की वजह से कितने एक्सीडेंट हुए और कितनी जाने गई और कितनी चोटें आई। बिल बोर्ड एडवर्टीजमेंट मार्केट 2023 में दुनिया में है $67.8 बिलियन और ये आगे आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इस बिल बोर्डिंग के मतलब मार्केट को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने की जरूरत है, रेगुलेट करने की जरूरत है, यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। और आ जाते हैं आज के अपने आर्टिकल की तरफ, आखिरी आर्टिकल की तरफ। नाइजीरियाज न्यू प्रेसिडेंट फेसेस ओल्ड प्रॉब्लम। क्या बताया जा रहा है? मई 29 को एक हिस्टोरिक मूवमेंट था नाइजीरिया के लिए, अफ्रीका की जो मोस्ट पॉपुलस और लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पॉजिटिव साइड यह था कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। बोना अहमद तिनुबू 70 साल के अबूजा में नाइजीरिया के 16वें एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बने। ये 7th इलेक्टेड लीडर हैं और 25 साल से अनब्रोकन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नाइजीरिया के अंदर चल रही है। नाइजीरिया देश इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है और अपने आप को डेमोक्रेसी की तरह ये मेंटेन करके रख पाया अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में, जहां पे इंसर्जेंसी, कूप आज की डेट में एक आम बात हो चुकी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है, ठीक है ना। खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि नाइजीरियन लीडरशिप बहुत सारे फैसेट्स पे थोड़ी कमजोर पड़ गई है, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो गई। जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक पोटेंशियल नाइजीरिया अपना मीट नहीं कर पा रहा। नाइजीरिया अपने आप में एक फर्टाइल कंट्री है, एक ऑयल रिच कंट्री है, ना ही ये अपने ऑयल को प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और ना ही अपने देश के अंदर ये एग्रीकल्चर को प्रॉपर तरीके से प्रमोट कर पा रहे हैं। एंडेमिक इश्यूज, इनसिक्योरिटी के, हाई अनएम्प्लॉयमेंट के, करप्शन के नाइजीरिया को बहुत लंबे समय से परेशान करके रखे हुए हैं। नाइजीरिया के पास ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन होने का। इनके सबसे ज्यादा चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल है पूरी दुनिया में। इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा रिकरेंट फीचर है। बोको हरम कार्नेज अक्सर कर हमें सुनने को मिलते रहते हैं। मास किडनैपिंग्स फॉर रैंसम, ब्लडी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, पेटिक रॉबरीज, ये अक्सर कर नाइजीरिया में सुनने को मिलती हैं। नाइजीरिया का टोटल पावर जनरेशन ग्रिड बेस्ड 4 गीगावाट्स का है, जो कि दिल्ली की पीक कंजम्पशन का केवल आधा है। नाइजीरिया $25 बिलियन खर्च करने के बाद भी अपनी ऑयल रिफाइनरीज को 30% कैपेसिटी पे ही चला पा रहा है। तो ऑयल रिच होने के बावजूद भी नाइजीरिया को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने पड़ जाते हैं। इतनी बुरे हालात हैं इनके क्रूड ऑयल की चोरी हो जाती है। $5.4 बिलियन एनुअल के तो क्रूड ऑयल साल में चोरी हो जाते हैं। नाइजीरिया की जो सोशियो इकोनॉमिक रिकवरी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ओवरऑल अपने मल्टीपल एसेट्स को ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय नहीं कर पाएगा नाइजीरिया। तो नाइजीरिया को करना क्या है? इनकी एक कॉम्पिटेंट सिविल सर्विस है, इस कॉम्पिटेंट सिविल सर्विस को फ्रीडम देना जरूरी है। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और पॉलिटिशियंस इस सिविल सर्विस के काम करने के तरीके में इंटरफियर ना करे तो बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ जो नाइजीरिया का वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योरियल क्लास है, इसको यहां पे मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। नाइजीरिया की एक यंग सोसाइटी है, यहाँ पे मीडियन एज है 18.3 ईयर्स, तो इनको एजुकेशन, स्किलिंग और जॉब्स की जरूरत है, वो प्रोवाइड करना चाहिए। और नाइजीरिया में बहुत सा फर्टाइल इरिगेटेड लैंड है जहाँ पे फार्मिंग सेक्टर को लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा है। तो कंट्री को फूड सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की जरूरत है। तो फार्मिंग सेक्टर में भी फार्मर्स को सब्सिडीज देना, लेटेस्ट सीड्स उनको अवेलेबल करवाना, ग्रीन हाउस आप कह लो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो सुविधाएं हैं ये नाइजीरिया में अवेलेबल करवाना, ठीक है ना। पोटेंशियल आप कह लो फाइनेंशियल एवेन्यूज यहाँ के फार्मर्स को अवेलेबल करवाना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। नाइजीरिया की करंट क्रूड प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1.56 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे।
अगर ये 1.742 पहुंच सकता है तो नाइजीरिया एलिजिबल हो जाएगा ओपेक का मेंबर बनने के लिए। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं यहां पे नाइजीरिया को अपने ऑयल सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और खास बात दोस्तों यहां पे ये कि जो नए प्रेसिडेंट यहां पे नाइजीरिया के बन के आए हैं वो ये सब प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उन्होंने उसको एक्नॉलेज भी किया और स्टेप्स लेने की बात भी की। पहले लेगोस स्टेट जो कि नाइजीरिया की इकोनॉमिक कैपिटल है उसके गवर्नर रह चुके हैं, किंग मेकर कहा जा रहा है इनको, बड़े बिजनेसमैन हैं और इन्होंने बहुत सारे डिफिकल्ट इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश की है। इन्होंने नेशनल करेंसी नायरा को डीवैल्यू किया है, प्रोडक्ट सब्सिडी जो कि $10 बिलियन की दी जा रही थी ऑयल को, उसको यहाँ पे खत्म किया जा रहा है। इकोनॉमिक स्केलेरोसिस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, नाइजीरिया के लोगों को स्किल डेवलपमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। नाइजीरिया की पॉपुलेशन 2050 तक डबल हो जाके 40 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। तो बड़े ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल वेल्थ है नाइजीरिया के अंदर, चाहे वो ऑयल हो, गैस हो, लैंड हो, ह्यूमन रिसोर्स है, इनको बस लेवरेज करने की जरूरत है। इस पर्टिकुलर नाइजीरिया कंट्री का इनॉर्मस इन्फ्लुएंस है सब सहारन अफ्रीका में। तो अगर नाइजीरिया यहाँ पे इकोनॉमिकली ग्रो करता है, ह्यूमन रिसोर्स के रिस्पेक्ट में ग्रो करता है, तो इसका इंपैक्ट आसपास की सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा। अगर नाइजीरिया ग्रो करेगा तो आसपास की कंट्री के लीडर्स भी सोचेंगे कि हम नाइजीरिया के मॉडल्स को अपने देश में इंप्लीमेंट करवाते हैं ग्रो करवाने के लिए। तो नाइजीरिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, इनस्टेबिलिटी हटाने की जरूरत है। इंडिया एज अ फ्रेंड कॉमनवेल्थ कंट्री इस चीज में नाइजीरिया की मदद कर सकता है। 50,000 से ज्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग नाइजीरिया में रहते हैं। सबसे बड़ी नॉन अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया में, कम्युनिटी नाइजीरिया में इंडियंस की है। नाइजीरियंस इंडिया की अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की इज्जत करते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों की इज्जत करते हैं। नाइजीरिया में 135 इंडियन ओन्ड कंपनीज हैं। नाइजीरिया में इंडियंस ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, मतलब जो इंडियन ओन्ड कंपनीज है वो नाइजीरिया के लोगों के सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इंडिया $10 बिलियन खर्च कर चुका है नाइजीरिया में, इंडिया से ज्यादा खर्च केवल चाइना ने ही किए हैं। ठीक है ना भाई। इंडिया नाइजीरिया का ट्रेडिशनली लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, लेकिन 2022-23 में जो बायलेटरल ट्रेड है वो 21% घट के $11.852 बिलियन पे आ गया, लेकिन ये आगे आने वाले समय में बढ़ जाएगा। खास बात दोस्तों ये है कि नाइजीरिया के जो पिछले 15 प्रेसिडेंट है उसमें 6 इंडियन ट्रेंड डिफेंस ऑफिसर्स है, मतलब कभी ना कभी डिफेंस ट्रेनिंग के लिए ये लोग इंडिया के अंदर आए थे। तो अपने आप में यहाँ पे नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के साथ इंगेज करके, और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के जो स्लोगन है एमिलो कान, मतलब इट्स माय टर्न योरुबा लैंग्वेज में, तो मिस्टर तिनुबू के इस कैंपेन के सिंबल को, इस नारे को इस्तेमाल करके इंडिया यहाँ पे नाइजीरिया के साथ अपने बायलेटरल रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश करेगा, ताकि नाइजीरिया तो डेवलप करे ही, इंडिया उसकी मदद करे, साथ साथ इंडिया नाइजीरिया के रिसोर्सेज को कैपिटलाइज कर सके और अपने बायलेटरल रिलेशंस को और अपने इन्फ्लुएंस को अफ्रीका में बढ़ा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।